नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अभिनव प्रकाश। आज और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, गुरु प्रकाश जी। युवा नेता हैं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और लॉ के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं पटना में। गुरु जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरु जी, पहले आपसे बातचीत की शुरुआत करने से पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको जो नई जिम्मेदारी मिली है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता की, उसका अनुभव आपका अभी तक कैसा रहा है? देखिए, अभी लगभग 26 दिसंबर को, मतलब आज 3 महीने हो गए हैं। और थोड़ा इन अ सेंस रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, चैलेंजिंग है, बट एट द सेम टाइम आई एम एंजॉयिंग द ड्रिल बिकॉज एज समवन हु इज रूटेड इन द आइडियाज। और जैसे कि घर पे ही ये बातचीत होते रहती आई शुरू से ही। अब जैसे गर्व से कहूँ, हिंदू है और दलितों के प्रति संवेदनशीलता, दलित मुद्दों के प्रति अध्ययन और लगातार मतलब दलित आंदोलन से जुड़े रहने की भी जो बचपन से जो देखा था, तो एक सामाजिक सक्रियता, सोशल एक्टिविज्म, डीलिंग विद पब्लिक। और एज यू नो, माय फादर इज इन एक्टिव पॉलिटिक्स। और एक उसके बेनिफिट्स होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। बट इफ आई स्पीक ऑन द बेनिफिट्स, यू गेट अ पर्सपेक्टिव, you get a first hand perspective. You For me, the benefit was that at a very early age I uh, had a taste of the good, bad and the ugly side of Indian politics. And because I was very young when my father became the union minister, so that was probably the good of Indian politics. He lost elections, and then there was a vanvas for like 14 years. That was sort of a training time of testing times of Indian politics, and how people change, how the response of people change towards you when you are in power, when you are out of power. So that was something which sort of gave me a head start. एक पर्सपेक्टिव पहले से था कि भाई पॉलिटिक्स है, और बचपन से इच्छा थी कि नहीं ये करना है, तो देखता था मतलब throughout, or since the last 1 decade, in terms of through some intellectual activism, reading, writing, organizing events, going to events for that matter as well, has shaped my understanding, or probably is continues to shape my understanding, because I believe that it's a very evolutionary thing. You can't be fixed towards one point of view. I think it's been challenging, but at the same time also I'm enjoying this position. अच्छा है, चुनौती है, but रोज नई चीजें पढ़ने को मिलता है, रोज, because as someone who has been trained in law, although I'm not a lawyer by profession, but I am a lawyer by education. So we have the experience, or let's say the skill, to look at things from both the sides. So it sort of gives you a advantage when it comes to being a spokesperson. नहीं, आपने कहा कि आपका शुरू से ये उद्देश्य रहा था कि राजनीति में आना है। तो आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा अभी तक का? क्या आप इसको बताएँगे? क्योंकि आप बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि राजनीति में एंटर कैसे किया जाए? ये बात अलग है कि आपको घर से एक थोड़ा एडवांटेज मिला, लेकिन आपका भी एक जर्नी रही है, एक संघर्ष रहा है राजनीति में आने का। उसके बारे में युवा को बताएँ थोड़ा। देखिए, 2006 में लगभग जब मैं अपने कॉलेज की शुरुआत कर रहा था, 2006 में भोपाल में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल, जो कि एक प्रीमियर संस्थान है 5 वर्ष के लॉ का। और उस समय भोपाल, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक संघ परिवार का, कहिए तो, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो परिषद से मेरा जुड़ना तब हुआ। अपने यूनिवर्सिटी में अब इकाई बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वही परिषद की एक इकाई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में बननी है, तो उसकी शुरुआत हुई। और हमारे उस समय के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हुआ करते थे विष्णुदत्त शर्मा जी, जो कि वर्तमान में खजुराहो से सांसद हैं और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो उनसे काफी ट्रेनिंग मिली और हम लोगों ने इकाई बनाई। हालांकि फिर वो इकाई का सस्टेन करना थोड़ा कठिन होता है, जैसा कि आप जानते हैं, आपसे बेहतर कोई जानेगा नहीं। आपका ट्विटर बायो कहता है जेएनयू सर्वाइवर। तो हम लोग जानते हैं उसको। उसके बाद ये तय हुआ कि भाई प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में हम लोग सीधे तौर पे ना जाएं, एक थिंक इंडिया की संकल्पना हो। तो आशीष चौहान जी उस समय भोपाल आए थे, और हमें अच्छे से याद है, कैटेगोरिकली रिमेम्बर, कि हम लोग बैठे थे और थिंक इंडिया की संकल्पना वहीं पे हुई थी।
So I proudly associate myself with one of the founding volunteers or कार्यकर्तास when Think India was being conceived. Think India के बाद फिर प्रज्ञा प्रभा, जो कि संघ का एक आइडियोलॉजिकल या इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कह लीजिए, उसका मैं दक्षिण बिहार, संघ की दृष्टि से बिहार दो प्रांतों में है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, तो उसका मैं साउथ बिहार का को इंचार्ज अभी भी हूँ, तो दक्षिण बिहार का प्रांत का सह संयोजक। तो ये इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजिकल मूवमेंट लगातार चल रहा था। और डिक्की डिक्की ने एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उससे लगभग पिछले 10 वर्षों से जुड़ा रहा हूँ, अलग अलग कैपेसिटी में। उसमें यूथ आउटरीच के लिए उसका भी कोऑर्डिनेटर का मैंने काम संभाला, फिर एक एडवाइजर के रूप में क्या इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं, जो स्कीम्स हैं फॉर दैट मैटर, क्रेडिट एनहांसमेंट स्कीम और स्टैंड अप इंडिया स्कीम, तो उन स्कीम्स को समाज के वंचित तबके तक कैसे लेकर के जाना। बिकॉज यू नो कि स्कीम्स बन जाते हैं, लेकिन अब हमारे समाज के लोगों के साथ ही समस्या रहती है कि भाई एक तो साइकी भी है ना, साइकी बड़ा कमजोर है। अब मैं अपनी ही बात आपसे बताऊं कि ऑल्दो सेकंड जनरेशन एडुकेटेड हूँ और अच्छे स्कूल्स में गया, कई बार जब मैं दिल्ली में था तो मुझे भी, कई बार मैं कहीं एम्बेसी में जाता था तो वहां के शैंडलियर से मैं डर जाता था, मुझे नहीं समझ में आता था, मैं शेयर नहीं कर पाता था किसी से, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। अब वो क्या साइकोलॉजिकल था कि मतलब समहाउ इट वाज वेरी इम्पोजिंग, तो वो एक साइकी वैसा डेवलप हो गया था। तो मैं कह रहा था जिस प्रकार दलित युवाओं को समस्या होती है कि भाई बैंक में जाएंगे, बोलेंगे स्टैंड अप इंडिया का स्कीम है, हमको आप हैंड होल्ड करिए, तो मैनेजर कैसे व्यवहार करेगा, क्योंकि सम्मान की बड़ी भूख है हम लोगों को। और जो खास करके हम लोगों की पीढ़ी है, वी एस्पायर फॉर दैट डिग्निटी, वो रिकॉग्निशन है। क्योंकि एक हमारे पहली वाली पीढ़ी को था कि भाई जैसे कि होता कि मीटिंग और ईटिंग तो हो गया था, विटिंग जो है कि भाई थिंकिंग, वी कैन आल्सो थिंक, वी कैन आल्सो contribute to the thought process, the collective thought process of the society, the collective thought process of the organization, उसमें आने की जो हम लोगों की महत्वाकांक्षा है वो अभी कहीं ना कहीं पूरी होनी है। तो डिक्की के माध्यम से बड़ा समाज के बीच में जाने का मौका मिला, और आज मैं बहुत ये प्राउडली कह सकता हूँ कि डिक्की का जो मूवमेंट है, आज लगभग 20 से अधिक स्टेट्स में 10,000 से अधिक स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल के एंटरप्रेन्योर्स एससी और एसटी समाज से जुड़े हैं। बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज है ये काम का, ये और काम करना है। तो इन संगठनों के माध्यम से अभिनव जी, विद्यार्थी परिषद, प्रज्ञा पवा और दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये रहा। और लगभग पिछले 2 साल से, जब से मैं पटना आया, 3 साल हो गए, बहुत लोगों ने, मित्रों ने कहा कि भाई सेमी पॉलिटिकल स्पेस में आपको काम करना है, थिंक टैंक में काम करना है, पटना जाने का निर्णय कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। तो मेरे मन में भी एक कॉन्फ्लिक्ट था, द्वंद था, बट फिर आई टुक अ डिसीजन कि नहीं, चलना है और मतलब मास बेस पे कुछ काम करना है। क्योंकि अभिनव भाई एक और, बिकॉज वी आर बीइंग कैंडिड, एक लोग जब आते हैं और लोगों की आपसी अपेक्षाएं होती हैं, मैंने देखा है कि मतलब राजनेता कौन, राजनेता वो कि जिससे जो समस्या का समाधान कोई इंजीनियर नहीं कर पाए, डॉक्टर नहीं कर पाए, साइंटिस्ट नहीं कर पाए, वो समस्या का समाधान करने का वो राजनेता एक ऑनेस्ट एफर्ट करता है। और जो भी व्यक्ति कुर्ते पजामे में है सामाजिक जीवन में, मेरे हृदय में उसके लिए सम्मान है, चाहे वो किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, क्योंकि उसने त्याग किया है। और मैं पर्सनली डिफाइन करता हूं, और ये मतलब ये हाइपोथेसिस बहुत ही अभी इनिशियल लेवल पे है कि as a political activist you have to struggle at 5 phases. The first phase is with yourself. पहला संघर्ष है कि आप अपने से संवाद करते हैं कि क्या मेरा जाना उचित रहेगा। दूसरा स्टेज रहता है जब आप अपने परिवार से संवाद करते हैं, संघर्ष करते हैं, आपकी परिवार की आपसे कुछ अपेक्षाएं होती हैं, वर्ल्डली डिजायर्स होती हैं, जो कि बहुत अपेक्षित है, बहुत ही स्वाभाविक है। तीसरा, आपको पार्टी के अंदर भी आपका एक कांस्टेंट चर्निंग चलता रहता है। ये तीसरा स्टेज है कि वो एक डायलॉग आपका चल रहा है, वो सॉर्ट ऑफ आपकी चर्निंग चल रही है, आपकी ट्रेनिंग चल रही है। चौथा है जब आप स्थापित हो जाते हैं अपनी पार्टी में, तो सामने वाली विपक्षी पार्टी से आपका एक संवाद चलता रहता है। और पांचवा है, जो कि मतलब बहुत ही अल्टीमेट स्टेट है, कि आप जब हेड ऑफ द स्टेट हो जाते हैं तो दूसरे हेड ऑफ द स्टेट से एक आपका डायलॉग और आपका चर्निंग होता रहता है। तो इन 5 लेवल्स पे जो एक कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन और चर्निंग है, ये मैं डिफाइन करता हूँ, और इस पे आई एम प्लानिंग टू डेवलप
सम रिसर्च, कुछ अच्छा इस पे एक बॉडी ऑफ वर्क मुझे तैयार करना है, सो दैट लाइक यू सेड कि जिनको पॉलिटिक्स में आना है तो मतलब कम से कम इन 5 लेवल पे थोड़ा अपने आप को सॉर्ट आउट कर पाएं आप थिंकिंग में, तो हुँ। उससे एक सुविधा होती है। वेल दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ हैविंग एन एकेडमिशियन इन पॉलिटिक्स। लेकिन ये आपने ये बात बहुत महत्वपूर्ण बोली कि आपकी जो शुरुआत हुई जर्नी की वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और आजकल हम देख रहे हैं कि पूरे देश में बहुत ज़्यादा कैंपसेस में इसकी जीत भी हो रही है चुनाव में और उसके कारण बहुत सारे क्लैशेस भी हो रहे हैं। लेकिन ये आरोप हमेशा लगता रहता है कि परिषद फासिस्ट है, कास्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, डिक्टेटोरियल है, भाजपा भी वैसी ही है। तो आपका अनुभव क्या रहा? आप क्योंकि आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं, आप एक युवा भी हैं और आप जो है बिहार से आते हैं जो अपेक्षाकृत थोड़ा पिछड़ा राज्य है भारत का। उसकी सामाजिक स्थिति थोड़ी अलग है अगर सामाजिक मुद्दों की बात करें। तो क्या आपका अनुभव क्या रहा है कि क्या वाक़ई परिषद किस तरह का कोई जातिवादी संगठन है या भाजपा में आपको उसका कुछ नुकसान उठाना पड़ा हो? देखिए, इसमें मैं थोड़ा आपको इतिहास में पीछे लेके जाना चाहूँगा। मैं आज तक कल वो पुस्तक पढ़ रहा हूँ, समय तो बहुत कम मिलता है लेकिन कोशिश करता हूँ वो जुगलबंदी खत्म करने का। इट्स अ वेरी गुड बुक, विनय सीतापति ने लिखा है और he has mentioned this point that how the current dispensation is not a 10-year project, but it's a 100-year project. और बार-बार विनय अपने पुस्तक में लिख रहे हैं that since the conception of RSS, the idea was to create a unified Hindu identity. तो कास्ट को लेकर के कभी भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं था, even in the minds of the leadership when they created this organization. But coming to the contemporary landscape, let me tell you very clearly that it is possible only in the भारतीय जनता पार्टी। भाजपा में ही ये संभव है कि हमारे समाज से आने वाले व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेवारी इतनी कम उम्र में मिल सकती है। दूसरे पार्टी में तमाम ऐसे प्रवक्ता हैं जो कि ऑब्वियसली एक लेगेसी से आए हैं, लेकिन देखिए उनका जो उनकी पेडिग्री होती है, ऑक्सब्रिज पेडिग्री होती है कि भाई ऑक्सफोर्ड के हैं, कैम्ब्रिज के हैं, उनका एक्सेंट है, एक सेट टेम्पलेट है कि भाई आप दिल्ली में लुटियंस में रहेंगे, आप अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेंगे, आप बाहर पढ़ाई करने जाएंगे, यहाँ के थिंक टैंक में काम करेंगे, फिर पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। जो सीवी बिल्डिंग होती है ना, जो टेम्पलेट होता है ना, तो उनका फिक्स टेम्पलेट है। हमारे यहाँ ऐसा कोई टेम्पलेट नहीं है। हमारे यहाँ रॉ टैलेंट को रिकॉग्निशन मिलता है, उनको एक्नॉलेज किया जाता है। आपको ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि जो हमारे ऊपर आरोप लगते हैं, क्योंकि हम लोग इस बात को कहते हैं अपने जैसे क्षेत्र में बोलते हैं छाती नहीं पीटते हैं या मैं ढोल नहीं बजाते हैं, चुपचाप मैं बता सकता हूं आपको कि हमारे पार्टी में निर्णायक स्थानों पे, डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे आज जितने दलित समाज के कार्यकर्ता, तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष इज कमिंग फ्रॉम दलित कम्युनिटी, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट ही इज कमिंग फ्रॉम दलित कम्युनिटी, positions like state general secretaries in a number of states, the maximum number of elected representatives in terms of MLAs and MP, maximum number of scheduled caste MLAs are from the Bharatiya Janata Party, maximum number of scheduled caste MPs are from the Bharatiya Janata Party. The first ever national president of a national political party was Shri Bangaru Lakshmanji, and he was in the Bharatiya Janata Party. The first ever Lok Sabha speaker who is from the Dalit background was GMC Balyogi, again in NDA government, NDA 1. आज भी जो कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन है, अब तमाम सरकार जो पिछले रहे हैं 7 दशकों में, आज देख लीजिए एक सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन है। बट हैविंग सेड दैट, आई वुड आल्सो से कि अभी भी वो चर्निंग चल रही है कि भाई एक उचित अनुपात में प्रतिनिधित्व कैसे मिले। ये तो मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये तो आई थिंक पावर की जो अपनी जर्नी होती है, तो पावर की जर्नी चल रही है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, जो सामाजिक न्याय की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियां होती हैं, 1990 में एक मौका था, उत्तर प्रदेश में हो चुका है ऐसा, जो परकोलेशन ऑफ पावर होता है। परकोलेशन ऑफ पावर टॉप डाउन होता है। उत्तर प्रदेश में भाई पहले सवर्णों के पास था, पिछड़ों के पास आया, फिर दलित समाज के पास आया, फिर वापस अभी वो परकुलेट कर दिया। पावर का नेचर है ऐसा, बहुत सारे एकेडमिक हाइपोथेसिस में प्रूव्ड है। 1990 में ये मौका था, लालू प्रसाद यादव जो कि राष्ट्रीय जनता दल के पेट्रियार्क हैं, अभी जेल में हैं और जेल में किसी आंदोलन की वजह से नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप में है। उन्होंने 1990 में ऐसा होने से रोका।
राम सुंदर दास मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व के साथ गणित करके उनको मुख्यमंत्री बनने से रोका। तो ये बात कोई करता नहीं है। सामाजिक न्याय के पुरोधा बन जाते हैं, सबॉल्टर्न मूवमेंट के को पर्सोनिफाई करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस वी मस्ट आस्क, वी मस्ट कन्फ्रंट आवरसेल्व्स विद, कि भाई दोज हु आर टॉकिंग अबाउट सोशल जस्टिस, दोज हु आर acting as if they are the messiah of social justice, they have done a great amount of disservice to us. And beyond politics as well, we have been talking about this, that how do you give adequate representation at decision making position. सेरेमोनियल नहीं रखना है, सिंबॉलिक नहीं रखना है, ये तो कांग्रेस करती आई है। कांग्रेस में देखो आप, बाबू जगजीवन राम क्या व्यक्तित्व था, वो व्यक्ति आज तक चुनाव नहीं हारा, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है, सबसे लंबा संसदीय जीवन का लगभग 50 वर्षों, 50 साल में वो व्यक्ति एक बार भी चुनाव नहीं हारा। और मैं राज्यसभा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। पॉपुलर मैंडेट एक आदमी को मिलता है, ये बहुत अद्भुत है। उस व्यक्ति के साथ अन्याय किया कांग्रेस पार्टी ने, उनको कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी, कांग्रेस को डेमोक्रेसी बनानी पड़ी। उनका योगदान था 1971 का। अभी 16 दिसंबर को हम लोग अगले वर्ष उसके 50 वर्ष मनाने वाले हैं, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश का। बांग्लादेश का टॉप सिविल ऑनर उनको मिला है। 1971 में he was the Union Minister of Defense and he played a phenomenal role in that war. So mere lip service, mere symbolic representation is not going to work anymore, because the Samaj is gradually becoming conscious, they are becoming aspirational, and they want actual representation at places which actually matters. And this is only true in the setup of a non-left setup, because left has again done a great amount of disservice, as you would know. काशीराम कहते थे कि भाई ये कम्युनिस्ट कौन, हरे गाछ में छिपा हुआ हरा सांप, कब आक्रमण कर देगा पता ही नहीं चलेगा। हालांकि मैंने हरा पहना है, उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऐसा वो अक्सर कहते थे। और आप आज भी देखो ना, देखिए यहाँ तो मैं पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और यहाँ पे जो लेफ्ट मूवमेंट है उसको लीड कौन करता है? मेजॉरिटी ऑफ द फ्यूडल कास्ट्स, एंड दे कॉन्शियसली डोंट लेट और डोंट कल्टिवेट लीडरशिप फ्रॉम द बॉटम, जानबूझ के। इसलिए उनका विभाजन भी हुआ, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल। तो उसके अलग अलग थ्योरीज हैं, उसके अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। बट एज फार एज माय एक्सपीरियंस को, एंड दिस आई एम सेइंग नॉट एज अ पार्टी मैन बट एज समवन हु हैज वर्कड फॉर द कम्युनिटी ऑन द इश्यूज ऑफ कम्युनिटी द लास्ट 20 years. नहीं, आपकी ये बात सही है। लालू जी की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर जी को भी जो बर्बाद करने में, उनको सत्ता से हटाने में उनका योगदान रहा था, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी अति पिछड़ा वर्ग से आते थे, उन्होंने काफी काम करने की कोशिश की थी। जरूर। की भी बात करें तो जेएनयू की बात है। आप जेएनयू में देख लीजिए कि आज तक वहाँ पे ओबीसी प्रोफेसर्स नहीं हो पाए, गिनती के हो पाए, जबकि उनका राज रहा है। दलितों के कुछ हो जाते थे क्योंकि रिजर्वेशन पहले से था, लेकिन उनकी संख्या भी अधिक से सीट खाली रहती थी। और अभी भी जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं भाजपा की सरकार आने के बाद, जेएनयू में बहुत बड़े पैमाने पे दलितों के और ओबीसी वर्ग के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जो सीटें खाली थी दशकों से। और सब में जो विरोध करने का ठेका है वो लेफ्ट का ही है। तो आप एक एक सीट बढ़ा के देख लीजिए, लेफ्ट में जिस पे भी केस किया है कोर्ट में, जिस अपॉइंटमेंट में भी आपत्ति उठाई है, वो शेड्यूल कास्ट के अपॉइंटमेंट्स हैं। और ये कहे कि भगवाकरण हो रहा है, उन्होंने बाकी किसी कैटेगरी पे नहीं उठाए, सिर्फ शेड्यूल कास्ट के अपॉइंटमेंट नहीं हो उस पे उन्होंने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगा कि क्राइटेरिया पूरा नहीं है, कि भगवाकरण है, कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। ये तो अलग तरीके का गेम है, अलग लेवल का गेम है गुरुजी। हर लेवल पे है। मतलब लेफ्ट के एक नेता हैं जो अपने आप को स्वघोषित युवा नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, और उनकी गणित में आपको बताता हूँ कि अपने भाई को टिकट दिलाने के लिए उस व्यक्ति ने, एक बड़ा ही अच्छा लीडर था दलित समाज का, उसको पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ने नहीं दिया। वो व्यक्ति अड़ गया कि भाई हम ही पूरे रिपोजिटरी हैं, और वो जगह जगह कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार और लिटफेस्ट में जाकर के भाषण देता है। मतलब उस व्यक्ति की भी देखिए कि भाई जातीय चेतना अलग स्तर पे है, वो जानबूझ करके प्रतिनिधित्व निकले ही ना हमारे मूवमेंट से। उन्होंने सेरेमोनियल डी राजा को वो बिठा के रखा है। डी राजा के अलावा एक नेता का मुझे नाम बताइए जो कि पोलित ब्यूरो में, चाहे सेंट्रल कमेटी में, उनके लेवल पे हो, एक भी व्यक्ति का आप नाम नहीं ले पाएंगे। यहाँ भी आप देख लीजिए, हल्ला करते हैं, छाती पीटते हैं, लेकिन खुद कभी भी आप मेहनत नहीं करते हैं, और इसका उनको नुकसान भुगतना पड़ा है। आप मरीज छपी का देखो ना, मरीज छपी का इतना जो इंस्टीट्यूशनल वायलेंस था, 1979 का जो मामला है, हजारों की संख्या में दलित समाज के लोगों की हत्या लार्जेस्ट मैसेकर आफ्टर इंडिपेंडेंस कर दिया गया था,
और तब लेफ्ट की सरकार थी। तो उनकी जो हिपोक्रेसी है, उस हिपोक्रेसी को दूर करना पड़ेगा हम लोगों को, और ये जिम्मेवारी हम लोगों के ही ऊपर है। लेकिन आपने ये विनय सीतापति जी की किताब की बात की कि ये बहुत बड़ी जर्नी है भाजपा की अगर देखी जाए तो आप तो क्योंकि वाजपेयी जी के समय को भी देखे हैं, आप मोदी जी के समय को भी देखे हैं। हम्म। आपके हिसाब से क्या परिवर्तन आया है? ये जो एलिगेशन लगता है कि अथॉरिटेरियनिज्म हो गया है या तानाशाही चल रही है, आप देखेंगे हमेशा लिबरल्स जो हैं हमारे लेफ्ट में इस तरह का आरोप आप पे लगाते रहते हैं, आपकी पार्टी पे लगाते रहते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या अंतर है? क्या कुछ परिवर्तन है? क्या लोकतंत्र वाकई में ऐसा कुछ कम हुआ है कि बढ़ा है? आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, इस सवाल का जवाब अटल जी के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे शक्ति सिन्हा जी, उनकी पुस्तक आई है वाजपेयी द इयर्स दैट चेंज्ड इंडिया। बड़े अच्छे से उन्होंने सवाल का जवाब दिया है कि वाजपेयी जी भी इन आरोपों का डेली बेसिस पे सामना करते थे। आज वही लोग परिवर्तित हो गए हैं। ये लोग पानी पी पी कर वाजपेयी जी को फासिस्ट बोलते थे। ये लोग पानी पी पी कर कहते थे कि भाई डिक्टेटर है, रिग्रेसिव है, कंजर्वेटिव है और विकासवादी नहीं है, और वही लोग आज ये बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जिस प्रकार का अपार जन समर्थन और जन आशीर्वाद हमें मिल रहा है, ये नहीं मिलता। देखिए, लोकतंत्र जो रहता है ना, लोकतंत्र का जो डीएनए है, और खास करके जिस क्षेत्र से हम आप आते हैं, वहां पे राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय का तड़का है। और राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय से निकल करके ही जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, आप देखिए बिहार में 40 में से 39 सीटें हम लोग जीत के आए हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, लगातार हमारे जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ रही है। तो इसका ये मतलब नहीं कि कुछ लोग जो नैरेटिव सो कॉल्ड बुद्धिजीवी और शैंपेन सिपिंग जो सोशलिस्ट अपने आप को कहते हैं, ये उनकी मनगढ़ंत कल्पना है। इसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। जमीन पे वो लोग एक दिन भी आते नहीं है। उनकी जमीन बची ही नहीं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बिहार चुनाव में हम लोग घूम रहे थे, अल्पसंख्यक समाज के युवा, यादव समाज के, अति पिछड़े समाज के युवा महत्वाकांक्षी हो गए हैं। उनको उनकी हिपोक्रेसी दिख रही है ना। तेजस्वी यादव को ये हीरो बनाते हैं। तेजस्वी यादव की क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है? नीतीश कुमार जी की दया दृष्टि थी तो वो डिप्टी सीएम बन गए थे। देखिए, वो समय खत्म हो गया है। अब सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का पेनिट्रेशन इतना अधिक हो गया है कि आपकी हिपोक्रेसी बहुत छुपी हुई नहीं है। लालू जी का अपना जमाना था, लेकिन उस वो जमाना, वो समय अब लद गया है। जब तक आप कुछ मीनिंगफुल काम नहीं करेंगे, देखिए इन बातों की चर्चा नहीं होती है। बेनिफिशियरीज की संख्या इतनी अधिक है, उज्ज्वला स्कीम्स की बेनिफिशियरीज की संख्या इतनी अधिक है, केंद्रीय परियोजनाएं जो हैं वो वाकई में घर तक पहुंची है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लोग मजाक उड़ाते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, सारे लीकेजेस बंद हो गए हैं। आप देख लीजिए पिछले 6 वर्षों में, आज हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, खास करके हम प्रवक्ताओं के लिए सौभाग्य की बात है कि देश का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है, एक विशाल ऐसा हिंदू हृदय सम्राट कहिए या फिर डेवलपमेंट पर्सोनिफाइड लीडरशिप कहिए, मतलब वी आर एक्चुअली ऑनर्ड टू सर्व अंडर हिज लीडरशिप। वी डोंट हैव सच प्रॉब्लम्स। मतलब कोई मनमोहन सिंह तो है नहीं कि जिनको बचाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी वोकैबुलरी अच्छी करनी पड़ेगी। वो व्यक्ति खुद ही इतना मेहनत करता है। वो आइडियाज हैं, वो स्कीम्स हैं, वो एक्सीलेंट इम्प्लीमेंटेशन है, बेनिफिशियरी से डायरेक्ट एंगेजमेंट है, तो बहुत स्कोप है नहीं। और इन आरोपों पर ध्यान देना नहीं चाहिए जब तक जन समर्थन मिल रहा है, जन आशीर्वाद मिल रहा है, जनादेश मिल रहा है। और राजनीति में आप क्यों हैं? आप राजनीति में इसलिए हैं क्योंकि आप जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर पाए। जो चिंताएं, जो संदेह, जो संशय जनता के मन में है, आप उनको उचित तरह से एड्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसकी चिंता है। और लगातार हम लोग कर रहे हैं। विपक्ष आज क्या है? देखिए, जो लास्ट बैटल कहते हैं ना, दे आर फाइटिंग देयर लास्ट बैटल। अब तरह तरह के क्लीवेजेस को वो लोग मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं। कभी दलित राइट्स की मूवमेंट पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। अभी देखा होगा आपने कि वही फार्मर्स के मूवमेंट पे, जो कि लिमिटेड मूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ रीजन, उस पे वो लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। यूटर्न पॉलिटिक्स और तमाम ऐसी चीजें जो उन्होंने खुद कहा था, अब उससे पलट रहे हैं। तो ये दिखाता है दैट दे लैक दैट विजन, इमेजिनेशन एंड रिगर। दे हैव एब्सोल्युटली जीरो कनेक्ट विद द मास। दोज आर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स गुरु भाई, लेकिन इसी मुद्दे पे चर्चा थोड़ी आगे करते हुए आपने सिर्फ दलितों की बात की, सामाजिक न्याय की बात की। तो आप देखेंगे कि दलितों पे आजकल ये बहुत आरोप लगता है लेफ्ट की तरफ से, लिबरल्स की तरफ से, कि ये सब तो संघवादी हो गए हैं, ये सब तो हिंदुआइज हो गए हैं, क्योंकि उनके हिसाब से दलित तो हिंदू होते ही नहीं है। और आपकी जो सोशल ऑर्थोडॉक्सी है, जो क्या कहते हैं, वो भी
जाति वर्ण व्यवस्था का महिमा मंडन करती रहती है। जो दलितों को अधिकार मिले हैं आज़ादी के बाद खास तौर पे, और जो मूवमेंट चला है वो सारे मूवमेंट का उसमें योगदान रहा है। उसको कहते हैं कि अधिकारों को ले लेना चाहिए क्योंकि मंदिरों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कई धर्मगुरु भी जो धर्म की पीठ पे बैठे हैं वो भी ऐसी बातें करते हैं। सो आप इन इसको कैसे देखते हैं कि ये जो मानसिकता है, दलित्स एज ऑलवेज अ ट्रेटर, लेफ्ट कहता है कि आपने धोखा दिया, संघी हो गए, इधर में सोशल ऑर्थोडॉक्स कहते हैं कि अरे आप तो लेफ्ट वाली बातें करते हैं, आप तो अम्बेडकरवादी हैं, एंटी हिंदू हैं, तो हम जाएं तो जाए कहाँ? उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, मतलब ये सवाल, मतलब जो भी व्यक्ति जिसने थोड़ा समय भी ग्रामीण क्षेत्र में व्यतीत किया है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो सत्संग होता है गांव में, उस सत्संग में चाहे जो कबीर की वाणी होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में जब देवी स्थान होता है, तो ये बहुत ही इमेजिन्ड कॉन्सेप्ट है कि भाई हिंदुत्व मैट्रिक्स में दलितों का स्थान क्या है। ये चर्चा पैदा की गई है, ये चर्चा मैन्युफैक्चर्ड चर्चा है। वाकई में ऐसी कोई चर्चा थी ही नहीं। भाई तमाम ऐसे त्योहार आप देख लीजिए, तीज कहिए, जितिया कहिए, छठ कहिए, इन सब त्योहारों में बढ़ चढ़ करके हमारा समाज आज से नहीं हिस्सा ले रहा है, कई वर्षों से हिस्सा ले रहा है। हमारे यहाँ छठ होता है, और छठ क्या व्यापक स्तर पे होता है पूरे बिहार में, आप जानते हैं। और छठ में मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन है, देखिए ये पर्व त्योहार एक समाज को आइसोलेट करके आप कर ही नहीं सकते। मैं बताऊं आपको, इन पर्व त्योहार का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो अपने आप में इतना इंक्लूसिव है ना। अब छठ में क्या होता था कि भाई सूप होता है, उस सूप में फल डाल करके आप सूर्य देव को अर्घ देते हैं। तो नेसेसरली ऐसी व्यवस्था थी कि भाई सूप जो है वो वंचित समाज के व्यक्ति के परिवार से बन करके आना है। जब तक वो आएगा नहीं तब तक छठ का अर्घ नहीं होता था। हमारे यहाँ डोम समाज में ये है, मतलब जो भी व्यक्ति शमशान जाता है, जिस व्यक्ति का देहांत हो जाता है, तो जब तक वो आखिरी लकड़ी वो डोम समाज का व्यक्ति जला नहीं दे, और वो डेड बॉडी को एक बार उसको क्रश नहीं करते, जो कि फाइनल राइट्स होता है, जो अस्थि का रूप हम लोग देखते हैं, डेड बॉडी बनता है, तो डोम समाज के हाथों से ही होता है। और मैं बताऊं, ये पूरे का पूरा इकोसिस्टम है, पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी चलती है इस पे। डोम समाज की स्वीकार्यता, इसीलिए हर समाज का अपना एक महत्व है, उनका अपना एक रेलिवेंस है हमारे सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस में। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई आप इसमें थोड़ी अनामली लेकर के आते हैं। I agree with you when you say that there are certain section of social orthodoxy as well, and that has to be dealt at a societal level. More than a political level, some societal level interventions are extremely required. कि भाई social level पे आप inclusive कैसे हो सकते हैं? I agree with you when you say that कि भाई मंदिरों में जहां तक प्रवेश का मामला है, अब मैं एक व्यक्तिगत आपको अनुभव बताता हूँ कि भाई हमारे यहाँ जैसे मैं एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में गया, तो हम लोगों को डॉर्मेट्री में भेज दिया गया। हम लोग की मेरिट में पोजीशन ठीक ठाक थी, तो तब तो ये चेतना नहीं थी। लेकिन थर्ड फोर्थ ईयर में आते आते लगा कि भाई जो लोग डॉर्मेट्री में थे वो सब एससी एसटी ओबीसी थे, और जो सामान्य वर्ग के छात्र थे उनको सिंगल रूम एकोमोडेशन दे दिया गया। हम लोग को समझ नहीं था। भोपाल में था। एनएलयू में? हाँ हाँ हाँ। ओह माय गुडनेस। और ये देखिए कितना सिस्टमैटिक होता है, ये कितना संस्थागत होता है। फिर धीरे धीरे चेतना आई, फिर हम लोगों ने आवाज उठाया, और फिर इंटरनली उसको रिजॉल्व कर लिया गया। कोई पुराना व्यक्ति था, और फाइनली तो उसका अपना माइंडसेट है, उसके अपने आइडियाज हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप उनसे कॉन्वर्सेशन करो, या तो आप उनसे कॉन्फ्रंटेशन करो। तो मतलब हम लोग जिस विचार के लोग हैं, कॉन्वर्सेशन के थ्रू, एक पॉजिटिव डायलॉग के थ्रू एक समाधान पे कैसे निकलना, वो एक चुनौती है। और ये राजनीति से ज्यादा सामाजिक लेवल पे कुछ हस्तक्षेप करने होंगे, जो कि चल रहा है। हमारे आपकी जानकारी के बियॉन्ड भी चल रहा है। जितने छोटे कुल देवता होते हैं, हम लोग के जैसे गौरैया बाबा होते हैं, गौरैया बाबा का मैं आपको कहानी बताता हूँ। तो एसेंशियली जो सुअर होते हैं, उस सुअर की पूजा हम लोग करते हैं। अब उसका मैं रेलेवेंस आपको बताता हूँ कि क्या होता था। और ये बाबा साहब ने लिखा है कि बैटल ऑफ बक्सर में क्लाइव थे शायद, तो क्लाइव ने हम लोगों को हायर किया था, पासवानों को, कि भाई उनको बुला के लाओ जो जिनकी सुअरों की फौज होती है। और उनके फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंस हम लोग थे, और लड़ाई शायद सिराजुद्दौला की फौज से थी। तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंस ये सुअरों की फौज थी, और यहाँ से अंग्रेज आ रहे थे। उन्होंने देखा कि भाई ये तो यहाँ पे हम तो नापाक हो जाएंगे, तो वो वहीं से वापस चले गए। और यही नहीं, मतलब एक ऐसी परंपरा थी कि भाई जब मिडिवल माइंडसेट या मिडिवल टाइम्स में हमारे समाज की, हिंदू समाज की लड़कियों को उठा ले जाते थे,
तो ये परंपरा थी कि भाई जो डोली जाएगी वो एक पासवान के घर से जाएगी या पासवान उठा करके जाएगा, क्योंकि पासवान जो है वो स्वरों के बीच में स्वरों का काम करते हैं, तो ये लोग ले जा रहे हैं तो इनके हाथों में सुरक्षित है। तो इस प्रकार की भी बहुत सारी ऐसे एनेक्डोट्स हैं, ओरल हिस्ट्री है, जिसको डॉक्यूमेंट अनफॉर्चुनेटली नहीं किया गया है। बट आई एग्री विथ यू व्हेन यू से दैट अ सर्टेन सेक्शन, radical section in terms of social orthodoxy is there, and that will evolve with time, with changing circumstances. Confrontation is not the upaya. Dialogue is the only way forward, and we actually subscribe to that school of thought, and we have seen positive developments happening through dialogue. अब हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि भाई बीजेपी की सरकार आ गई, हम लोग उनसे बातचीत नहीं करेंगे। अरे भाई, जो भी सरकार है आपको बात तो करनी पड़ेगी ना। अब सरकार सिर्फ आपकी 15% की तो है नहीं, सरकार तो 100% की है। अब आपकी भागीदारी इसमें है, आपको भागीदारी सुनिश्चित करना है, अपने लोगों को इसमें आपको इंक्लूड कराना है, तो बिना बातचीत के संभव नहीं है। अब ये चेतना बाकी समाज में पहले आ गई, हमारे समाज में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। जो सोशल नेटवर्क या सोशल कैपिटल की बात है, so that is still a work in progress, but I am seeing some positive development, and a lot of them at village level also, as they are getting the benefits of the government schemes, they are becoming conscious of the fact कि आप उनको बरगला नहीं सकते हैं। उनको स्पष्ट हो गया है कि भाई हमारे समाज का कौन व्यक्ति कहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा है। हमारे समाज का फलाना व्यक्ति जिले में अध्यक्ष है, जिले में महामंत्री है, प्रदेश में अध्यक्ष है, प्रदेश में महामंत्री है, तो उसको दिखता है ये। देखिए हम लोगों के पास जिस प्रकार के अब डेली बेसिस पे, मतलब हॉस्पिटल का काम, खाने का काम, एडमिशन का काम जो आता है, तो सिर्फ एक समाज का तो आता नहीं है। दलित समाज के लोग भी शेष समाज का काम करते हैं, शेष समाज के लोग भी दलित समाज का काम करते हैं। तो पूरा का पूरा ताना बाना इतना इंक्लूसिव है ना कि इसमें वो डिविजन और वो क्लीवेजेस क्रिएट कर पाना, इट हैज टू बी एन आर्टिफिशियल इंटरवेंशन ओनली, आई बिलीव। इंटरेस्टिंग। लेकिन आपने कई बार इस बात को कहा है कि पटना यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल्स हैं वो जाति के आधार पर बटे हुए हैं। क्या अभी भी ऐसी स्थिति है? क्या उसके लिए कुछ प्रयास किया जा रहा है? देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बट है ऐसा ही कि मतलब कुछ क्षेत्र है, अब कई बार कमराडरी भी हो जाती है कि भाई वो सेम कम्युनिटी की कमराडरी है, ऐसा है। थोड़े कॉम्पोजिट हॉस्टल्स बने, इसकी चिंता की जानी चाहिए, और इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी की लीडरशिप हर लेवल पे ऐसा प्रयास कर रही है। बट जैसा मैंने कहा कि भाई इसको इम्पोज नहीं करना है, इसकी चेतना समाज में खुद ही पैदा होनी चाहिए, और हो रही है। हमारे कल्चरल और सिविलाइजेशनल इंस्टीट्यूशंस इतने इंक्लूसिव हैं, हमारे पर्व त्योहार इतने इंक्लूसिव है कि बहुत ज्यादा देर तक ये आर्टिफिशियल इंटरवेंशन लंबे समय तक समाज में चल ही नहीं सकता है। और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ऐसा प्रयास जारी है। अब पॉलिटिकल गेन्स के लिए उस समय जो पार्टियां सरकार में थी, उन्होंने ऐसा किया था कि भाई हमारे वर्ग का जो हॉस्टल है वो ये रहेगा, अम्बेडकर छात्रावास में सिर्फ दलित समाज के लोग रहेंगे। ऐसा क्यों? अम्बेडकर छात्रावास में सवर्ण छात्र क्यों नहीं रह सकते हैं, या लोहिया छात्रावास में दलित समाज के छात्र क्यों नहीं रह सकते? तो ये संस्थागत कुछ मुद्दे हैं जो कि पिछले 7 दशकों में जो पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रनेज प्रैक्टिस किया है कांग्रेस पार्टी और उनके साथी दलों ने, उसका ये परिणाम है। और आने वाले समय में जिस प्रकार मैंने कहा आपको कि हमारी पार्टी में रेलिवेंट डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे कॉन्शियसली लीडरशिप कल्टीवेट करने का प्रयास किया जा रहा है, इस समस्या का समाधान हम लोग जल्दी देखेंगे। वेल इंटरेस्टिंग। लगता है कि अभी सफर बहुत लंबा है इस मुद्दे में और इस पे संघर्ष काफी समय तक रहेगा। लेकिन अगर हम फिर से अगर भाजपा की बात दोबारा करें, जैसे कि आपको कई बार डिबेट में जाना होता है एज अ पर्सनल थिंग, आपको कई बार ऐसे मुद्दों को हो सकता है डिफेंड करना पड़ता हो जिससे आप पूरी तरह से सहमत नहीं हो। और ये सिर्फ आपका नहीं, सारे प्रवक्ताओं का होता होगा, हर पार्टी में होता होगा। सबको अपनी पार्टी की कोई ना कोई पोजीशन डिफेंड करनी होती है जिससे वो पूर्णतः सहमत ना हो। उसको कैसे करते हैं? पर्सनल क्वेश्चन है, जनता के लिए है जो देख रहे हैं। नहीं, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक विद यू एंड आई वेरी काइंडेड विद यू, इन द लास्ट 3 मंथ्स मुझे कोई ऐसा मुद्दा वाकई में अभी तक, मतलब मैंने पर्सनली फेस नहीं किया। शायद मैं भविष्य में फेस करूं और डेफिनेटली फेस करूंगा, बट एज ऑफ नाउ द जर्नी हैज बीन वेरी एडुकेटिव। अब फॉर इंस्टेंस जैसे हाथरस का मामला आया था, तो हाथरस में आप सेलेक्टिवली पॉलिटिक्स करें, ये तो गलत है ना। अब जानबूझ करके आप दलित समाज में भेद करते हैं। अब भाजपा शासित जो दलित समाज का व्यक्ति है वो दलित है, पंजाब शासित जो दलित समाज का व्यक्ति है उसके खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है आप उसको उत्पीड़न के रूप में देखते ही नहीं है। भाई हर समाज के उत्पीड़न को आप एक नजर से देखो ना, आपके लिए प्रिज्म अलग हो जाता है। तो एक समस्या ये है कि भाई आपको नागरिक नागरिक में भेद करना, समाज समाज में भेद करना, ये जो पॉलिटिकल साइकी में घुस गया है ना, लड़ाई इससे करनी है कि भाई हर नागरिक
को समान रूप से देखना। इसलिए मतलब जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मेरे साथ अभी तक कोई ऐसा मुद्दा आया नहीं है, बट जब भी आएगा तो मैं डेफिनिटली आपसे इसमें राय विचार करके आई विल टेक अ पीस ऑफ योर माइंड ऑन दिस। बस ये प्रवक्ता वाला जवाब दिया आपने, लेकिन नहीं, नहीं, अभी उतना ट्रेंड हुआ नहीं हूँ मैं। लेकिन अगर बिहार की बात करें गुरुजी, ये चुनाव हुए थे, काफी इंटरेस्टिंग थे। बहुतों को लग रहा था कि हो सकता है कि आरजेडी की वापसी हो जाएगी, और काफी क्लोज कंपटीशन भी रहा था अगर देखा जाए ओवरऑल तो। आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति किस तरीके से बदल रही है सामाजिक समीकरणों में? क्या नई फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें? तो आगे बिहार की राजनीति कैसे चलेगी? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और लगभग पिछले 4-5 चुनाव तो मैं देख ही रहा हूँ, काफ़ी क्लोज़ली देख रहा हूँ, एज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, एज़ एन ऑब्जर्वर। ये चुनाव पहली बार ऐसा था बिहार के इतिहास में कि वाक़ई में असली मुद्दों पे चुनाव हुई। जो लोग "भूरा बाल साफ करो" का नारा देते थे, जाति के नाम पे गोलबंद करते थे, उन लोगों को भी मजबूर होना पड़ा कि भई हम भी 10 लाख नौकरी देंगे। तो ये बड़ा ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये तो मुद्दों पे बात हुई कि भई वो लोग भी बात कर रहे हैं कि यार अब उनके शासन में क्या समस्याएँ थी हम जानते हैं, जंगल राज में क्या दुर्भाग्य था और किस प्रकार बिहारी होना एक गाली स्वरूप बन गया था। पिछले 15 वर्षों में नीतीश जी के शासनकाल में ये काम अच्छा हुआ है, और तमाम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहिए, लिकर प्रोहिबिशन कहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कहिए, आज पटना से आप बिहार के किसी भी जिले मुख्यालय में जाकर के सेम डे वापस आ सकते हैं, ये पहले संभव नहीं था। 100% इलेक्ट्रिसिटी पेनिट्रेशन कहिए, पीने का पानी जो है वो भी हर घर तक पहुँचा है। तो ये तो मुद्दों की बात हो गई। लेकिन जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे ये है कि दैट पॉलिटिक्स हैज़ शिफ्टेड। और एक इंटरेस्टिंग इसमें एनेक्डोट आता है, जब 90s में लालू जी के नाम पे सहमति बन रही थी, तो लालू जी के जो समकालीन थे, नीतीश जी थे, शरद यादव थे, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई लालू के नाम पे आप लोग सहमत क्यों हो गए? तो नीतीश जी ने कहा कि भाई इससे कम से कम ये सुनिश्चित हो गया कि राजनीति हमारी पीढ़ी में आ गई। ये बड़ी बात है कि भाई उससे पहले अनूप लाल यादव, गिरधारी यादव और तमाम वरिष्ठ लोग थे। कर्पूरी जी के बाद का जो जनरेशन था, तो पॉलिटिक्स हमारे जनरेशन में आ गई। इस बार भी नॉट इन टर्म्स ऑफ एनी पोजीशन पर से, बट द कन्वर्सेशन, द पॉलिटिकल कन्वर्सेशन, जो राजनीतिक विमर्श है, वो हम लोगों की पीढ़ी में या तो आ रही है या आ चुकी है। अगर तेजस्वी की भी बात करें तो मतलब तेजस्वी ही इज 32-33 years old. Chirag Paswan is there, and many other leaders in our party also. Sanjeev Chaurasia ji is there, Nitin Naveen ji is there. So politics will now be pivoted on people who are in this segment, who are in this age bracket of 35 to 50, and that is a very positive development, especially in a state like Bihar, जहाँ पे लोगों को लगता है कि भाई पॉलिटिकल रिपोजिटरी उन्हीं लोगों में है जिनके बाल सफेद हैं या इनके बाल है ही नहीं। ये एक अच्छा टेक अवे था। पहला तो मुद्दों के लेवल पे, आइडियाज के लेवल पे, और दूसरा ये जनरेशन, क्योंकि आप ग्लोबली भी देखें अगर आप कि जस्टिन ट्रूडो का कनाडा में, अपना मैक्रोन फ्रांस में, जसिंदा अर्डर्न न्यूजीलैंड में, फिनलैंड वाली जो एक है, शी इज जस्ट 35 एंड शी इज हेड ऑफ स्टेट। तो पॉलिटिक्स जनरली भी अब इन टर्म्स ऑफ एज थोड़ा डिसेंट्रलाइज हो रहा है। यंगस्टर्स के जिम्मे ये सब काम आ रहे हैं, तो बहुत दिनों तक मतलब ये चलेगा नहीं, और पीपल who have the vision, imagination, ideas, rigor, and an action plan. And that action plan has to be inclusive in approach. तो उन लोगों के पास ही राजनीति करने की अभी जो जिम्मेवारी है वो आने वाली है। ये एक सकारात्मक संकेत है, और बिहार चुनाव में हम लोगों ने ये देखा है। और 20 वर्ष पहले चुनावों में विमर्श क्या होता था? पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस, नरसंहार, बाप रे! मतलब ये शब्द मतलब हम लोगों ने सिर्फ देखा नहीं, हम लोगों ने जिया है इस शब्द को। जहानाबाद में गला रेत दिया। कभी रणवीर सेना ने माओइस्ट कम्युनिकेशन सेंटर के लोगों का, माओइस्ट कम्युनिकेशन सेंटर के लोगों का रणवीर सेना के द्वारा कर दिया गया। तो ये वायलेंस जो एक तो मॉडल है, जो आपका पहला भी सवाल था, एक है कि हिस्टोरिकल कॉम्पेंसेशन, जो एक हिस्टोरिकल कॉम्पेंसेशन के लिए जो लोग आताताई थे, उनका जवाब उतनी ही आक्रामकता से देना है क्या? या दूसरा जो उपाय है, जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाला उपाय है, कि भाई बातचीत करके, संवाद से, जो कि हमारे लोकतंत्र का, बिकॉज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, आवर्स इज अ लिविंग डेमोक्रेसी, एंड दैट वुड गिव यू अ रियलिटी चेक। एनी पॉलिटिकल पार्टी, जो लोग अपने आप को शाश्वत समझते थे, जिनको लगता था कि हम रहेंगे, हमारे पुत्र रहेंगे, उसके बाद उसका पुत्र रहेगा, तो उन लोगों का भ्रम अभी टूटा है, और उनको ये पता चल गया है कि आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और तेजस्वी भले ही हम लोग के विरोध में हो, लेकिन उसने जितनी मेहनत की है इस बार,
एक-एक दिन में 15-15, 16 रैलियाँ की हैं और कुल मिला के 250 रैलियाँ, 240 के आस-पास उसने रैलियाँ की हैं। मतलब ये दिस इज़ समथिंग व्हिच वी शुड ऑलवेज़ लर्न फ्रॉम आवर ऑपोजिशन एज़ वेल आई बिलीव। और वहीं कांग्रेस पार्टी है, जो 70 सीटों पे लड़ रही थी, 70 रैलियाँ तक नहीं कर पाई, कंबाइन मिला करके। तो अब उनके बारे में क्या टिप्पणी करें, बट बहुत दिनों तक ये चलेगा नहीं अभिनव जी। जनता जागरूक हो गई है, लोगों को पता है कि हमारी महत्वाकांक्षाएँ कैसे पूरी होंगी। बट जहाँ तक बिहार का बात है, ये ट्रांज़िशन फेज़ शुरू हो गया है। ट्रांज़िशन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, ट्रांज़िशन इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़ एज़ वेल। तो ओवैसी की एंट्री को आप कैसे देखते हैं बिहार में? देखिए, ये एक तो ओवैसी की जो एक एंट्री हुई है और साइज़ेबल एंट्री हुई है, और एक सीपीआई-एमएल जो भाकपा माले हम लोग कहते हैं, उनकी भी एक एंट्री हुई है। ये दोनों एक रिसर्च का विषय है। ये मतलब ये सवाल का जवाब देने के लिए मुझे कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद ही इस प्रश्न से परेशान हूँ कि भाई ऐसा क्या हो गया कि भई सीमांचल क्षेत्र में इन दोनों का एक प्रकार से राइज़ हुआ है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइज़ हुआ है। कुछ तो मतलब कारण रहे होंगे, और एक कारण जो मुझे लगता है कि सीपीआई एमएल के राइज से मैं देख सकता हूँ कि सीपीआई एमएल में अभी भी समाज के हाशिए के खड़े लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ऐसे लोगों को लीडरशिप का मौका दिया गया जो कि अति पिछड़ा समाज, महादलित समाज से आते थे। आप अभी भी देखिए उनके जो विधायकों की अगर आप सोशल एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि ऐसे लोग आए हैं। उनके मॉडल में ऐसी क्या बात थी, बट लोग त्रस्त हो गए थे और लोगों ने ये भी कहा कि भाई यदि तेजस्वी कांग्रेस को जो 70 सीटें दी हैं, अगर एमएल को दे देते तो उनकी स्थिति आज बेहतर होती। पोस्ट पोल एनालिसिस से बात होती रहती है, बट ये इंटरेस्टिंग सवाल है और इस पे एक स्कॉलरशिप होनी चाहिए कि भाई बिहार के लोगों ने ऐसा क्या देखा। जहाँ तक ओवैसी की बात है, अगर सुपरफिशियली मैं बोलूँ तो जैसी बातें वो करता है और जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है अभी सीमांचल के क्षेत्रों में, तो उसके लिए फर्टाइल लैंड है और जो रेडिकल बातें और भड़काऊ बातें से वो उसको जीतना चाहता है। बट वहीं पे मैं अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट भी करूंगा कि लोकसभा चुनाव में उन्हीं क्षेत्रों से हमारे नेता भारी मतों से विजयी होते हैं और विधानसभा चुनाव में उल्टा हो जाता है। तो इसका कोई सरल जवाब नहीं है। इसके लिए एक डीप पॉलिटिकल स्टडी होनी चाहिए। द राइज ऑफ एआईएमआईएम एंड द राइज ऑफ एमएल इन बिहार इज अ मैटर ऑफ रिसर्च एंड स्कॉलरशिप। तो गुरुजी आपसे एक लास्ट सवाल पूछना है, बहुत ही कॉन्टेम्परेरी है। आप युवा हैं, आप अभी-अभी छात्र जीवन खत्म किए कुछ साल पहले, फिर उसके बाद आपने पढ़ाना शुरू किया, अब आप राजनीति में हैं। एक जो नया कल्चर चला है युवा वर्ग में, वोक कल्चर, हर चीज़ पे आउटरीच करना, खासतौर पे दिल्ली में या जो आपकी एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं भारत के, एक हो गया कि एक्सट्रीम बातें करना, लेफ्ट एकदम नक्सल टाइप की बातें करना या एकदम एक्सट्रीम लिबरल बातें करना, हर चीज़ पे आउटरीच करना। जैसे डेमोक्रेसी खराब है, जुडिशरी खराब है, सीए का बिल जो है गलत तरीके से पास हुआ है, आर्टिकल 370 का हटाना जो है अनडेमोक्रेटिक है। इस वोक वर्ग को आप क्या कहना चाहेंगे, जो अच्छी बात है कि वो इन मुद्दों में रुचि रख रहा है, इन मुद्दों की बात कर रहा है, राजनीतिक मुद्दों पे थोड़ा जागरूक है, लेकिन उनके लिए आपकी एडवाइस क्या होगी एज समवन हु हैज जस्ट जो इस साइड से उस साइड अभी गया है? देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि मतलब वो बहुत ही इनकॉन्सिक्वेंशियल है। इन द लार्जर फ्रेम ऑफ थिंग्स उनका कोई प्रभाव नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ वो 1-2 दिन मतलब वो सोशल मीडिया पे कुछ हैशटैग चला लेंगे या फिर कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, यूट्यूब पे उनके व्यूज़ अधिक आ जाएँगे। इससे ज़्यादा उनका वाक़ई में कोई प्रभाव नहीं है। मैं उनको यही सुझाव देना चाहूँगा कि भई आप कुछ मत पढ़िए, आप जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी पढ़िए। माई डिस्कवरी पढ़ लीजिए आप, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए आप, आपको उससे पता चल जाएगा कि भाई वो व्यक्ति बात करता है, वो व्यक्ति हर उस कॉन्सेप्ट को धाराशायी करता है, हर उस कॉन्सेप्ट को ध्वस्त करता है जिसकी गुणगान आज वोक वाले कर रहे हैं। आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा किस प्रकार हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन को उस व्यक्ति ने एक प्रकार से वर्शिप किया है। मैं वही एसेंशियली उनको वही समझाने का प्रयास करूंगा कि भाई साहित्यों के प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन ना रखें। अब भाई ये साहित्य शंकराचार्य जी का है, हम क्यों पढ़ें? ये साहित्य गीता आप मान लेते हैं गीता रिग्रेसिव है। अरे! गीता की कितनी सहायता होती है। मुझे अभी एक व्यक्ति बोल रहे थे, मैंने कहा कि भाई एट टाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे अनप्रोवोक्ड। आपसे भी कहा था मैंने कि भाई अनप्रोवोक्ड रहना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मुझे एक सीनियर व्यक्ति ने कहा कि आप गीता का अध्ययन करो, आप अनप्रोवोक्ड रहोगे। और मैंने प्रयास किया अर्नब जी, मैंने प्रयास किया। कृष्णदास की म्यूजिक आती है। कृष्णदास एक वो भी यंगस्टर्स में काफ़ी पॉपुलर हैं, वेस्ट के हैं और नीम करोली बाबा के शिष्य रहे थे। इतना सूदिंग होता है
कि आपको वाकई में कोई वैसा फीलिंग नहीं आती, वो अग्रेशन की फीलिंग नहीं आती है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ the stage of life in which they are now. It's very natural for us to expect this kind of a behavior from them, but they don't matter. They are very inconsequential. I'm not discarding them, but उनका larger frame of things में, larger structure में कोई ऐसा प्रभाव नहीं है. एक दो लेख लिखे जाएंगे, एक दिन सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर जाएंगे, एक अच्छा वीडियो आ जाएगा, but in the larger scheme of things, they don't matter. I think they will be very disappointed, and this will basically confirm their biases against you and your party. But you just talked about being unprovoked, and I must say, Guruji, that when we see you on TV, and everyone, even the people who don't agree with the BJP, they also say this, that this is a very pleasant change. We don't have those fights anymore when Guru is there. The points are made forcefully. Even the people, if they disagree, they at least listen to this kind of thing. So I think going forward, we will see better change in the TV debates as more and more young pravaktas like you come to rise in the party, not just in BJP, but in other parties as well. But thank you, Guru, for joining us today. And it was a wonderful discussion. There are many issues, but we have to keep something for the next time. So thank you, Guru Bhai, and thank you, audience. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनव. और आपकी बैकग्राउंड में जो इतनी पुस्तकें हैं, वो बिल्कुल मुझे यहाँ से कुछ-कुछ तो दिख रही हैं. वो पुस्तकें भी मतलब कभी उस पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी आपको. स्वागत है.